मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। AFEIS के आज 13 अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का जिनका नाम है गुरपिंदर सिंह, जो अमृतसर पंजाब से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में उत्तराधिकार पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसको आधार बना करके कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। हालांकि जो दूसरी घटनाएं हैं वो उस तरह से इवेंट के रूप में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से इन पर भी कुछ बातें की ही जानी चाहिए। एक स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड्स सिविल सर्विस में इस तरीके के आते हैं जो किसी एक घटना पर आधारित नहीं होती। बहुत सी घटनाएं मिलकर के एक क्वेश्चंस का निर्माण करती हैं, एक क्वेश्चन बनाती हैं। और ये जो बहुत सी घटनाएं होती हैं ये एक ही प्रजाति की घटनाएं होती हैं, मतलब एक ही समूह की घटनाएं होती हैं, अलग अलग जगहों पर किन्हीं किन्हीं छुटपुट रूप में घटित हो रही होती हैं, लेकिन वो छुटपुट रूप बन करके एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। और जब वो बड़ा रूप धारण कर लेते हैं तो स्वाभाविक है कि फिर अखबारों में उस पर लिखा जाने लगेगा, उस पर बातचीत भी होने लगेगी। और जैसे ही ऐसा होने लगे, आप मान करके चलिए कि अगर उसका संबंध हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों से है, यहाँ तक कि सांस्कृतिक स्थितियों से है, तो वह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का विषय बन गया है, उसका एक चैप्टर हो गया है, उसका एक टॉपिक हो गया है। ये सतर्कता आपको रखनी होगी। यहां मैं जो बात कह रहा हूं वो बेसिकली कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को लेकर कर रहा हूं। अब आप देखिए कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में आपको क्या देखने को मिल रहा है। कुछ समय, अगर हम 1-1.5 महीने के समय को ले लें, तो इसमें आप देखते हैं कि एक तरफ विकास दुबे की घटना घटित हुई। हम वहां देख रहे हैं कि वो क्या घटना थी, आप जान रहे हैं बहुत अच्छे से। इसके बाद फिर आपने 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में फिर एक घटना हुई कि एक सुदीक्षा लड़की थी जो अमेरिका में बहुत अच्छे ढंग से रिसर्च का काम कर रही थी, पूर्णकालिक स्कॉलरशिप लेकर के वो काम कर रही थी। कोरोना के समय में वो भारत आ गई थी और किस तरीके से जब वो स्कूटर में जा रही थी अपने किसी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो कुछ लोगों ने उन्हें रोका और इस तरीके से उनकी मृत्यु हो गई, एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। ये एक घटना हुई। इसके बाद फिर आज के अखबारों में आपने देखा कि किस तरह से जो करना आपके बेंगलुरु है, वहाँ एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाला गया और उसके विरोध में फिर कुछ लोगों ने वहाँ आगजनी की और आग लगा दी, ये करी। इस तरह की घटनाएं भी हुई। इस बीच में आपने यह भी देखा कि किस तरीके से एक जो लीडर थे वो घूमने के लिए निकलते हैं और उनके गोली मार दी जाती है। तो अब जब हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा होता है कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर, कि हम किस तरह के कानून और व्यवस्था वाले समाज में रह रहे हैं। इस कानून और व्यवस्था की स्थिति क्यों इतनी खराब होती जा रही है। और देखिए, सीधी सी बात है कि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और सिविल सर्वेंट बनने के रूप में आपका एक बहुत बड़ा दायित्व होगा देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना। चाहे आप सीधे एक्शन के तौर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट एसपी के रूप में पोस्टेड हों, या फिर नीति निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में हो, ब्यूरोक्रेसी पॉलिसीज बनाते हैं। तो जब तक इन सब बातों पर हमारी बहुत अच्छी पकड़ और समझ नहीं होगी, तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे। तो यहां कुल मिलाकर के यह कि मैंने इस टॉपिक की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है, इस पर आप सबको विचार करना है कि क्यों हमारे देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। तो आपको कुछ बातें बहुत स्पष्ट रूप से मालूम भी हैं, लेकिन इसके साथ लगातार ऐड करते चले जाइए, जिसकी शुरुआत हमारे चुनाव से हो जाती है। आप बार बार पढ़ते हैं कि हमारे जो चुनाव है, हमारे चुनाव में किस तरह से धन, शक्ति और बल दोनों का प्रभुत्व होता जा रहा है, धनी लोग पहुंचते चले जा रहे हैं, ऐसे एमपीज और एमएलए ज़्यादा होते चले जा रहे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो स्वाभाविक है कि जब ये सत्ता में पहुंचेंगे और नियंता बनेंगे तो फिर जो लोग अपराध कर रहे हैं उन पर कौन नियंत्रण रखेगा। यानी विकास दुबे के मामले में यही बातें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर आप थोड़ी सी अपनी नज़र बनाए रखिएगा और जब भी आपको कुछ पढ़ने को मिले तो आप डेफिनेटली उसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु लगे उन्हें नोट कर लीजिए। आज मैं आपको दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट इसी से रिलेटेड जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूं।
दोस्तों, एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे आया है, सर्वे रिपोर्ट आई है, और इस सर्वे रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि दुनिया के लगभग जो 50% युवा है, 50% यंग पीपल, आप सोच के देखिए, वो अपने भविष्य को लेकर के डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। भविष्य को लेकर के कहने का मतलब है कि उनमें से बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं। जो नौकरी में नहीं थे, उनके मन में अब यह संदेह पैदा होने लगा है कि उनकी नौकरी का पता नहीं क्या होगा। जो पढ़ रहे हैं उनको लेकर के कि उनकी एजुकेशन का क्या होगा। और इसकी जो बैकग्राउंड है, डेफिनेटली कोरोना से जो पूरे के पूरे विश्व में माहौल बना है वो है। तो बहुत लोग घरों में बंद हो गए हैं, उनकी एक्टिविटीज़ रुक गई हैं। जो दूसरे एक्टिविटीज़ में लगे रहते थे तो उनमें एक डिप्रेशन का भाव आ गया है। उन्हें नहीं पता लग रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। जीवन को जो एक चुनौती मिल रही है वो मिल ही रही है। तो उस पर उन्होंने जो स्टडी की थी, तो उसके तहत उनको पता लगा कि जो 18 से 29 ईयर्स, 18 to 29 ईयर्स एज के ग्रुप के जो यंग लोग हैं, उसमें से 50% लगभग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। और बाकायदे WHO ने यह रिकमेंड किया है कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान ढूंढना चाहिए। अगर यह डिप्रेशन लंबे समय तक बना रहा तो यह समाज को बहुत महंगा पड़ेगा। आपको ध्यान होगा, बहुत पहले भी मैंने कोरोना को लेकर के, कोरोना से जो सामाजिक और मानसिक स्थितियां जो बन रही हैं उसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था। देखिए, अब होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि इसका क्या मानसिक प्रभाव पड़ा, इस पर आप एक आंसर लिख रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहां रखा है। तो अपने उस आंसर में आप अपनी तरफ से लिखेंगे कि ये प्रभाव है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, फलाना हो रहे हैं। और उसी के तहत अगर आप WHO की एक लाइन केवल मेंशन कर देते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे जो एग्जामिनर है वो प्रभावित होगा? उसे लगेगा कि नहीं, ये जो स्टूडेंट है ये बहुत ही सतर्क स्टूडेंट है, बहुत वेल रेड है, और लगातार इसकी नज़रें खुली रहती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो नोट करता चला जाता है और उनका उपयोग करना भी जानता है। बस आंसर राइटिंग की यही सबसे बड़ी खूबी होती है, और स्पेशली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, कि आप कैसे उसमें नए तथ्यों को डाल सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप चाहें तो आप इसे एक लाइन में नोट कर सकते हैं। आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो भास्कर में ही छपा है, और इंग्लिश में भी ये आर्टिकल बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है, चेतन भगत का। उसमें उन्होंने बताया है कि जो हम भारतीय हैं वो पैसा, नौकरी और विकास को उतना ज़्यादा महत्व क्यों नहीं देते। इसको आप जो जनरल स्टडीज़ मेंस का 4th पेपर है, आप उस नज़रिए से पढ़िएगा कि जो भारतीयों की जो चेतना है, हम भारतीयों की जो चेतना है वो किन से बनी हुई है। क्योंकि हम भौतिकवाद को नकारते हैं, हमें उस तरह का ऐश्वर्य नहीं चाहिए, तो इसीलिए फिर हम कुछ थोड़ा सा ज़्यादा संतुष्ट होना सीख लेते हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा विकास और दूसरी चीज़ें नहीं चाहिए, सामान्य सी चीज़ें चाहिए। तो उसको लेकर के उन्होंने एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स आपको आपके 4th पेपर के लिए इसमें मिल सकते हैं। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो भारत का उत्तराधिकार कानून है उसके ऊपर एक डिसीजन दिया है, निर्णय दिया है। और वो क्या है, इसे हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से समझ लेते हैं। आपको मालूम है कि जो भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो आया था वो 1956 में आया था, 1956 में पहला। और ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत महिला अधिकारों के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट ये कानून भी है। उस कानून में जो बेटियां हैं उनको पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, इसलिए उससे पहले जो है, मान लीजिए कि किसी के 2 बेटे हैं तो पूरी की पूरी पिता की संपत्ति उन 2 बेटों में बढ़ जाती थी। अगर 2 बेटियां हैं तो अपने ससुराल चली जाती थी, उनका अधिकार ससुराल की संपत्ति में होता था, पिता की संपत्ति पर उनका कोई हक नहीं होता था। बाद में इसमें संशोधन किया गया 2005 में। तो 2005 में जब संशोधन किया गया तो एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि बेटियों को बेटों के समान अधिकार दे दिया गया, कि बेटियों का भी बिल्कुल बेटों के समान ही पिता की संपत्ति पर अधिकार है। ठीक है, यहां पर एक मामला फंसा, मैं बहुत सरल तरीके से समझा। मामला ये फंसा कि अब ये कानून तो आया 2005 में, ठीक है, अब उसमें आगे चल करके कोर्ट केस इस तरह से दायर होने लगे कि जैसे मान लीजिए कि 2005 में ये कानून आ गया और किसी के पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई, तो कानून तो 2005 में लागू हुआ। तो अब उसके लिए क्या किया जाए,
क्या तब भी बेटियों को अब बराबर हक होगा पिता की संपत्ति में, क्योंकि पिता की मृत्यु तो पहले हो गई। तो इस पर अलग अलग कोर्ट अलग अलग डिसीजन देते रहे, अलग अलग। कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, चूंकि वो पिता की मृत्यु पहले हो गई थी तो बेटियों को अब उस पर हक नहीं है। 2005 तक जो पिता जीवित थे उन्हीं पर यह कानून लागू होगा। तो इस तरह से बातें चलती रही। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसका पटाक्षेप कर दिया है, इसे खत्म कर दिया है और बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पिता की मृत्यु कब हुई ये इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। सीधी सी बात है कि जो भी पिता की संपत्ति है उस संपत्ति पर उनकी पुत्री का भी बराबर का हक होगा, मतलब एकदम स्पष्ट हो गया है। तो अब आप देखिए कि 1956 से मैंने बात की, वह कानून जो पुत्रियों को कोई हक नहीं देता है, और सन 2020 तक पहुंचते पहुंचते हम किन स्थितियों में आ गए। अब आप यहां एक प्रश्न उठा सकते हैं अपने दिमाग में कि भाई ठीक है, चलिए उस समय तो जो भी व्यवस्था थी पार्लियामेंट ने एक्ट पारित कर दिया, लेकिन अलग अलग कोर्ट इस बारे में अलग अलग डिसीजन क्यों दे रहे हैं। तो यहां आपको एक तथ्य दिखाई देगा, और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की दृष्टि से आपको मालूम भी होना चाहिए कि देखिए कानून आपके सामने है, लेकिन जो कानून का इंटरप्रिटेशन करने वाला है वो जज है, वो व्यक्ति है। कुछ उसके अपनी सोच है, कुछ उसके अपने संस्कार हैं, कुछ उसके अपने सामाजिक परिवेश हैं, और कुछ वो है जिन परिस्थितियों में वह अपने निर्णय दे रहा है। तो आपको क्या यहां दिखाई नहीं देता कि किस प्रकार से कानून एक होने के बावजूद भी दिए गए निर्णय अलग अलग हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसे भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घटना है ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसे आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि यह घटना एक प्रकार से फिर से हमारे देश में महिलाओं को एम्पावर्ड करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: नीरज अरोड़ा हरिद्वार उत्तराखंड से, अतुल चौहान नई दिल्ली से, अंकित राज, जयराज पटेल, आरती बोपचे, शुभांकर मंडल कोलकाता से, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, प्रत्यूष रंजन कुमार पटना बिहार से, और शर्मिला कुमारी। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।